जय हिंद, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग झारखंड की जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानने से पहले नागवंशी राज्य की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम झारखंड में राज्य की कल्पना ऋषा मुंडा के द्वारा किया गया था, सुनहला देश के रूप में, और इन्होंने सूतिया नागखंड की स्थापना की थी। ये हमने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा रखा है। और सूतिया नागखंड का जो पहला राजा था, ये किसे बनाया गया? सूतिया पाहन को बनाया गया। और इसका अंतिम राजा कौन है? कौन था? मदरा मुंडा। कौन? मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा का एक पुत्र था, गोद लिया हुआ बच्चा था, फनी मुकुट राय। हालांकि इसका अपना भी पुत्र था। इसका जो गोद लिया हुआ बच्चा था, पुत्र था फनी मुकुट राय। इसके द्वारा ही नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए, ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था किसकी है? मुंडाओं का ही है। जब मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त हो गया, इसके स्थान पे कौन आया? तो नागवंशी राज्य की स्थापना की गई और नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू हुआ। और ये सेम टू सेम मुंडा शासन व्यवस्था ही था, थोड़ा सा केवल चेंज था उसमें। वो चेंज क्या था आगे हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो सूतिया नागखंड था, यहाँ से थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका राजधानी कौन था? इसका राजधानी जो था, रांची के पास एक है सुतियाम्बे, रांची में पड़ता है। तो सुतियाम्बे इसका क्या था? राजधानी था। किसका? सूतिया नागखंड का। देखिए, ये जो शासन व्यवस्था था, नागवंशी शासन व्यवस्था, ये कितने स्तर का था? ये 3 स्तर का। कितने स्तर का? 3 स्तर का। हाथू मुंडा शासन व्यवस्था में भी था वैसा ही। कई हाथों को मिलाकर के क्या बनता था? पट्टी बनता था। उसमें एक पट्टी था, ठीक है। कई पट्टी को मिलाकर के क्या बनता था? पढ़ा बनता था। लेकिन यहाँ पे पट्टी को हटा दिया गया है। देखिए, तो कई हाथू मिलकर के, हाथू मतलब क्या था? गांव। कई हाथू मिलकर के क्या बना? पढ़ा बना। और कई पढ़ा मिलकर के नागवंशी राज बना। हाथू का प्रधान कौन? मुंडा। उसमें भी मुंडा, मुंडा शासन व्यवस्था में भी मुंडा। पढ़ा का प्रधान कौन? मानकी। उसमें भी मानकी था। और नागवंशी राज्य का प्रधान कौन? नागवंशी राजा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, यहाँ इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है, आगे देखते हैं। देखिए, 1585 ईस्वी में पहली बार अकबर के द्वारा छोटा नागपुर यानी कि नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया गया था। पूछा जा सकता है कि मुगलों के द्वारा पहली बार किस मुगल शासक के द्वारा आक्रमण किया गया था? तो वो हो जाएगा अकबर। और इसका जो सेनापति था कौन? शाहबाज खा खम्भू। कौन? शाहबाज का खम्भू। ये जो था, इसका अकबर का सेनापति था। इसके द्वारा आक्रमण किया गया था 1500 कब? 1585 में। कहाँ पर? तो नागवंशी राज्य पर, जो छोटा नागपुर में पड़ता था। उस समय इसका जो शासक था मधुकरण शाह था। नागवंशी राजा कौन था? मधुकरण शाह। जब आक्रमण किया मुगलों के द्वारा, जब आक्रमण हुआ शाहबाज खां के द्वारा, तो मधुकरण शाह क्या हुआ? हार गया। और हारने के बाद इसको जो मधुकरण शाह था, इसको नजराना देना पड़ने लगा। यानी कि हर वर्ष उसको नजराना देता था। किसको? मुगलों को, हारने के कारण से। इसके बाद में जो नजराना था, ये किस में चेंज हो गया? मालगुजारी में बदल गया। देखिए, नजराना जो था, अनिश्चित राशि था। कौन राशि? अनिश्चित राशि था, और कभी भी मांगा जा सकता था। लेकिन मालगुजारी जो था, निश्चित राशि था। ये क्या था? निश्चित राशि। दोनों में अंतर ये होता है। नजराना और मालगुजारी में क्या अंतर होता है? नजराना अनिश्चित राशि होता है, जबकि मालगुजारी निश्चित राशि होता है। और ये नजराना मालगुजारी में कब बदला? तो जहांगीर के समय बदला। जहांगीर ने कह दिया कि अब तुमको निश्चित राशि सालाना देना पड़ेगा। तो ये नजराना किस में बदल गया? मालगुजारी में बदल गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो मधुकरण शाह का जो बेटा था दुर्जन शाह, कौन? दुर्जन शाह था। दुर्जन साल भी कहे हैं। तो दुर्जन साल जो था, ये क्या क्या? मालगुजारी देने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया कि अब लो भाई ससुराल, हम तुमको मालगुजारी देते रहे हर वर्ष, यहाँ पे हम टैक्स लेवे नहीं करते जनता से, तो तुमको मालगुजारी कहाँ से देंगे? तो क्या हुआ कि इस कारण से जो मुगल जो था, इसको क्या किया? दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर लिया। लाहो लो फेरा। अब दुर्जन शाह को गिरफ्तार करके कहाँ बंद कर दिया? ग्वालियर के किला में बंद कर दिया। कहाँ पे? ग्वालियर के किला में, जो ससुरा बंद रहे किले में, किला में। और 12 वर्ष तक बेचारा ही बंद रहा। कहाँ पे? ग्वालियर के किला में बंद रहा।
कब 1616 ईस्वी में, ईस्वी ध्यान रखिएगा, 1616 ईस्वी में दुर्जन शाह को 12 वर्ष तक कहाँ पे रखा गया, ग्वालियर के किला में रखा गया कैद करके। लो, नहीं सुनेगा, नहीं देगा हमको मालगुजारी तो लो तुमको बंद कर देंगे। कहाँ पे, ग्वालियर के किला में। इसके बाद क्या हुआ, 12 वर्ष के बाद 6000 रुपया सालाना मालगुजारी देने पर राजी हुआ कौन, दुर्जन शाह, और इसको फिर किला से बाहर छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, कैद से इसको मुक्त कर दिया गया, किसको, दुर्जन शाह को। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, नागवंशी शासन व्यवस्था में जागीरदारी व्यवस्था कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1616 में ही, जहांगीर के समय लागू हुआ था और 1765 तक ही लागू रहा। देखिए जागीरदारी व्यवस्था क्या था, इसमें देखिए कई हाथों मिलकर के क्या बनता था, पढ़ा बनता था, और पढ़ा का राजा मालिक कौन होता था, प्रधान कौन होता था, मानकी। लेकिन मानकी को इसमें हटा दिया गया और प्रधान किसको बनाया गया, भूइहर को बनाया गया। किसको बनाया गया, भूइहर। और भूइहर को एक निश्चित जागीर दे दिया गया जिससे वह टैक्स कलेक्ट करता था और किसको देता था, मुगलों को देता था। कौन टैक्स कलेक्ट करता था, भूइहर। तो पढ़ा का मालिक किसे बनाया गया, भूइहर को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अरावध का नवाब कौन था, शुजा उदौला, और अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। इसके बीच में युद्ध हुआ था और अंग्रेजों की जीत हुई और इन तीनों की हार हुई। और जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ था, टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार किसके हाथों में चला गया, अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इसके बाद से यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन करने का जो तरीका था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। ये जो छोटानागपुर क्षेत्र था, नागवंशी राज्य जो था, यहाँ पर टैक्स जमा करने का जो अधिकार था किसके हाथों में सौंप दिया गया, पटना काउंसिल के हाथों में दे दिया गया। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस क्षेत्र में सही से कर जमा करने के लिए पहली बार GS व्हिटली को कलेक्टर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद से क्या हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार किसके हाथों में दे दिया गया, पटना काउंसिल के अधिकारों में दे दिया गया, इसके हाथों में। लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से टैक्स नहीं जमा हो पाता था। इसके बाद से क्या हुआ, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत पहली बार झारखंड में क्या हुआ कि GS व्हिटली को कलेक्टर बनाया गया। क्या बनाया, कलेक्टर यानी कि जमा करने वाला, जो टैक्स जमा करता है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि पहली बार कलेक्टर किसे बनाया गया, तो क्या होगा, GS व्हिटली को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1793 ईस्वी में क्या हुआ कि जब अस्थाई बंदोबस्त आया तो इसके कारण से अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया, जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जमींदारी व्यवस्था शुरू हो गया। अब देखिए जागीरदारी व्यवस्था में लोग बच जाता था, यानी कि इसमें सख्ती नहीं बरता जाता था। जैसे किसी किसान से जब मांगने के लिए जाता था भूइयार पैसा, तो दे भी मैंने कि देने का मन होता था दे ही देता था, अगर पैसा नहीं होता था तो नहीं देता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में लोग क्या करता था, जमींदार लोग लाठी मार करके पैसा लेता था। सारा जमींदार लोग, काफ़ी खर्चा होता था ये सब जमींदार में। तो इस वक्त जैसे जो व्यक्ति नहीं दिया, जो किसान पैसा कि तू देवे करेगा, चाहे जहाँ से देगा, मारता था दो तीन लाठी तो दे देता था। ये ऐसा था जमींदारी व्यवस्था, तो बहुत ही खराब था जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था कब लागू किया गया, तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त आने के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, देखिए इसमें प्रारंभ में कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों से सबसे शुरू हारे तो धीरे धीरे यहाँ पे टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया नागवंशी राज्य में, और धीरे धीरे वही जमींदारी व्यवस्था वहाँ पे लागू हो गया और अत्यधिक टैक्स लोगों से लिया जाने लगा। इस कारण से क्या हुआ कि नागवंशी शासन व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गया और जो नागवंशी राजा थे केवल जमींदार बन करके रह गए। तो मैं आशा करता हूं कि नागवंशी शासन व्यवस्था आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस लाल बटन क्लिक हो जाना चाहिए। धन्यवाद।